प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं कुछ उदाहरण अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के, जिसमें पहला उदाहरण मेरे पास है कि आपको इस परिपथ में लोड में अधिकतम शक्ति संचरण जब होती है तब हमें अधिकतम शक्ति संचरण कितनी होती है उस अधिकतम शक्ति का मान निकालना है और लोड प्रतिरोध का मान निकालना है। अब हम अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय से जानते हैं कि आपके पास लोड को अधिकतम शक्ति स्रोत के द्वारा तब दी जाएगी जब आपके पास लोड प्रतिरोध स्रोत के प्रतिरोध का संयोग में होगा। और यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो प्रतिबाधा है वो आपके पास केवल प्रतिरोधात्मक है, इसलिए ये दोनों का प्रतिरोध बराबर होगा अधिकतम शक्ति संचरण की स्थिति में। इसलिए लोड प्रतिरोध का मान 10 ओम ही होगा। अब हमें चाहिए शक्ति का मान, और शक्ति की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि शक्ति होती है I² RL। तो लोड को जो दी गई अधिकतम शक्ति के लिए मुझे लोड में प्रवाहित धारा का मान चाहिए, और लोड में प्रवाहित धारा अगर मैं इस परिपथ के आधार पर देखूं तो एक तो IX धारा जा रही है और दूसरी इधर से एक IG धारा बह रही है, और ये दोनों एक ही दिशा में से हैं, प्रवाहित हो रही हैं। इसलिए कुल धारा लोड में से बहने वाली हो जाएगी IX + IG। इसलिए लोड में जो शक्ति का मान आएगा वो हो जाएगा IX + IG का होल स्क्वायर इंटू RL। अब मुझे चाहिए कि मैं IX का मान निकालूं। अब इस लूप में जब मैं किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाती हूँ तो मुझे मिल जाता है कि IX जो धारा है लोड प्रतिरोध में से भी बह रही है और स्रोत के श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसमें भी बह रही है। इसलिए 10IX + 10IX इधर, और क्योंकि 10IX + RLIX, क्योंकि ये IX जो धारा है 10 ओम के प्रतिरोध में भी बह रही है और लोड में भी बह रही है, तो 10 + RL इंटू IX हो गया। और इधर इस लोड प्रतिरोध में एक IG धारा और बह रही है जो कि समान ही दिशा में है IX के, इसलिए ये मान हो जाएगा RLIG। अब मैं IX की दिशा में रेफरेंस डालूं तो मैं चल रही हूं स्रोत में माइनस से प्लस की ओर, इसलिए ये मान होगा प्लस का, तो = 50। तो मेरे पास जो वोल्टा नियम मैंने जब लूप 1 में लगाया किरचॉफ का, तो मुझे मिल जाता है समीकरण IX 10 + RL + RLIG = 50। अब RL का मान अधिकतम शक्ति संचरण की स्थिति में 10 ओम है, इसलिए ये 10 ओम रख दिया मैंने। IG का मान मुझे मालूम था, दिया हुआ था 1 एम्पियर है, ये मान मैंने सारे यहाँ रख दिए, तो मुझे मिल जाता है IX का मान 40/20 यानी 2 एम्पियर। और जब मुझे IG का मान पता है, IX का मान पता है, तो मैं शक्ति का मान निकाल सकती हूँ। तो लोड को अधिकतम शक्ति संचित अधिकतम शक्ति क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर IX का मान तभी ये मानते हुए निकाला है कि लोड प्रतिरोध का मान अधिकतम शक्ति संचरण के लिए 10 ओम है, इसलिए अब जो शक्ति मुझे मिलेगी वो अधिकतम शक्ति ही मिलेगी। तो अधिकतम शक्ति का मान मुझे मिल जाता है 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर इंटू 10 यानी 90 वाट मेरे पास शक्ति मिलेगी। मुझे लोड प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति जो मिलेगी वो 90 वाट मिलेगी, और उस समय लोड प्रतिरोध का मान होगा 10 ओम। तो ये था मेरा पहला एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ मेरे पास एक परिपथ दिया हुआ है। इस परिपथ में ZL का मान मुझे दे रखा है 120 + 50J, यानी एक संयुग्मी प्रतिबाधा मुझे दी हुई है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में मुझे यहाँ प्रतिबाधा दी हुई है। तो यहाँ पर अब मुझे ये अधिकतम शक्ति के लिए लोड प्रतिबाधा के घटकों का मान निकालना है। कि प्रतिबाधा में हम जानते हैं 2 घटक होते हैं, एक तो प्रतिरोधात्मक होता है और दूसरा होता है आपके पास प्रतिघात का। यानी आपके पास 2 अवयव हैं, एक तो होगा इसका हम जो लिखते हैं प्रतिबाधा को वो लिखते हैं आपके पास, जब हम Z का मान लिखते हैं तो मैं Z को लिखती हूँ कि Z कैन बी रिटन एज R + R² + X² का √। तो यानी 2 चीज़ें इसमें समाहित हैं। Z में 2 पार्ट हैं, एक तो R का पार्ट है, दूसरा X का पार्ट है, यानी प्रतिरोधात्मक पार्ट है और प्रतिघात्मक पार्ट है। और अगर मैं इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखूं तो मैं इसको लिखती हूँ R + JX। ये X आपके पास प्रतिरोधात्मक भी हो, ये X आपके पास प्रतिघात्मक भी हो सकता है, और ये X आपके पास प्रेरणात्मक प्रतिघात भी हो सकता है। अब यहाँ अगर मैं इस एग्जाम्पल में मैं अपने देख रही हूँ तो इस एग्जाम्पल में मुझे क्या मिलता है कि मेरे पास ZG का मान दे रखा है मुझे 120 + 50J, और अधिकतम शक्ति होने पर मुझे अच्छे से मालूम है अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय से कि लोड प्रतिबाधा इस प्रतिबाधा का संयुग्मी होगी। तो इसका मतलब ये मान हो जाएगा 120 प्लस की जगह -50J। तो अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं R + JX से, तो लोड प्रतिबाधा में एक घटक तो हो गया मेरा प्रतिरोधात्मक जिसका मान है 120 ओम, और दूसरा मान है मेरे पास
-50j जो मेरे पास प्रतिघात का घटक मुझे मिला है। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये XL होगा या XC होगा। अब मुझे इसको देखना पड़ेगा कि ये मान क्या है। तो मुझे धारितीय प्रतिघात अच्छे से मालूम है, 1/j⍵c में लिखती हूँ। और धारितीय प्रतिघात जब मैं 1/j⍵c लिखती हूँ तो इसको j से ऊपर नीचे गुणा करूँ तो नीचे बन जाएगा j² का मतलब माइनस साइन, यानी -j/ωc। और यहाँ j ऊपर ही आ रहा है, इसका मतलब ये प्रतिरोधात्मक घटक है क्योंकि माइनस साइन इसमें आ रहा है। इसलिए ये जो घटक है वो है धारितीय प्रतिघात का घटक है। धारितीय प्रतिघात का घटक होने की वजह से मैं इसको लिख सकती हूँ -j/ωc -50j। ये प्रेरणिक प्रतिघात नहीं है क्योंकि प्रेरणिक प्रतिघात में यहाँ प्लस का साइन होना चाहिए, क्योंकि प्रेरणिक प्रतिघात होता है x j⍵L। तो j⍵L यानी यहाँ प्लस का साइन होता है, जबकि यहाँ माइनस का है और माइनस का साइन धारितीय प्रतिघात में आता है। इसलिए -j/ωc का मान हो गया -50j। यहाँ से मैंने तुलना कर ली और मुझे c का मान मिल जाता है 1/2πf × 50। यहाँ f है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है कि जो आपके पास जो आवृत्ति है परिपथ की वो है 300 हर्ट्ज। तो इस 300 हर्ट्ज को मैं अपने यहाँ रख लेती हूँ और रखती हूँ तो मुझे मिल जाता है कि C का मान हो जाएगा, यानी धारिता का मान हो जाएगा 1/2 × 3.14 × 300 × 50। इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाता है 10.61 माइक्रोफैरड। यानी अधिकतम शक्ति संचरण की स्थिति में इस लोड प्रतिबाधा के जो अवयव होंगे, जो घटक होंगे, तो उसमें प्रतिरोधात्मक घटक होगा 120 ओम और धारितीय घटक होगा 10.61 माइक्रोफैरड। धारिता का मान ये हो जाएगा। अब हम इसमें चाहें तो इस परिपथ में अगर मैं देखूं तो स्रोत प्रतिबाधा का घटक भी मैं देख सकती हूं। तो स्रोत प्रतिबाधा मुझे दी हुई थी 120 + 50j। तो 120 तो इसका प्रतिरोधात्मक घटक हो गया, अवयव हो गया, और जो इसका प्रतिघात्मक घटक हुआ, प्रतिघात हुआ, वो हुआ 50j। और ये 50j जो है अगर मैं इसको देखूं तो ये प्रेरणिक प्रतिघात के तुल्य है। तो प्रेरणिक प्रतिघात j⍵L को जब मैं 50j से कंपेयर करती हूँ और फ्रीक्वेंसी का मान रख देती हूँ तो मुझे मेरे पास मान मिल जाता है कि आपके पास L का मान आ जाता है 500/18.84 × 10⁻³ हेनरी। तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व करके मान में, इसका मतलब जो मेरे पास स्रोत प्रतिबाधा है उसमें मेरे पास जो घटक है वो प्रतिघात में प्रेरणिक घटक है, जबकि मेरे पास चूंकि इसका सहयोग भी होना चाहिए लोड प्रतिबाधा में अधिकतम शक्ति संचरण के लिए, तो ये जो मेरे पास प्रेरणिक प्रतिघात है वो धारितीय प्रतिघात में बदल चुका है, कन्वर्ट हो गया है। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ कि एक ये कॉम्प्लेक्स सर्किट मुझे दिया गया है और इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में मुझे निकालना है कि निर्गत शक्ति क्या होगी, यानी कि लोड को दी गई शक्ति क्या होगी, लोड में संचित शक्ति कितनी होगी, जबकि आपके पास लोड जो है प्रतितुलित भार है। अब इस प्रतितुलित भार का क्या मतलब होता है कि अगर लोड को जब हम परिवर्तित करते हैं और इस तरह परिवर्तित करते हैं कि आपके पास लोड से अधिकतम शक्ति मुझे मिले, तो ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है लोड मैचिंग की, लोड प्रतितुलन की। और इस अवस्था में अधिकतम शक्ति संचरण के लिए जो मुझे प्रतिबाधा मिलती है या लोड मिलता है, इसको हम लोड कहते हैं, तो जो लोड मुझे मिलता है वो कहलाता है लोड, प्रतितुलित लोड कहलाता है, प्रतितुलित भार कहलाता है। तो इसका मतलब मुझे अधिकतम शक्ति संचरण के लिए ही इस लोड का मान निकालना है। लेकिन ये चूंकि परिपथ मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स परिपथ है तो इसको मैं एक सरल परिपथ में कन्वर्ट करूंगी, तो उसके लिए मैं थेवेनिन थ्योरम का उपयोग करती हूँ। और थेवेनिन थ्योरम के उपयोग से मैं एक ही तो मैं दिखाऊंगी सर्किट में अपना वोल्टा स्रोत और एक ही प्रतिबाधा दिखाऊंगी। अब यहाँ पर R1, R2, R3 के मान मुझे मालूम है और थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करते हुए R इक्विवेलेंट के लिए परिपथ ये हो जाएगा, क्योंकि हम जो जनरेटर है उसको प्रतिस्थापित कर देंगे और प्रतिस्थापित कर देंगे तो उससे प्रतिरोध इस परिपथ में मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पर अब AB टर्मिनल के बीच मैं निकालना चाहूँगी कि मेरे पास क्या मान मुझे मिलता है R इक्विवेलेंट का। तो इसके निकालने के लिए जब मैं देखती हूँ तो मुझे पता लगता है कि R1 और R4 समांतर क्रम में है, तो इसलिए R14/R1 + R4 कर दिया मैंने। और इनका जो संयोजन आएगा वो R2 के साथ श्रेणी क्रम में होगा, इसलिए मान हो जाएगा R2 + R1 R4/R1 + R4। अब ये तीनों का जो संयोजन ये वाला आया मेरे पास वो R5 के साथ समांतर क्रम में होगा, इसलिए R5
इंटू R2 प्लस R1 R4 अपॉन R1 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R5 प्लस R2 प्लस R1 R4 अपॉन R1 प्लस R4। अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है अब ये R3 के साथ श्रेणी क्रम में होगा, तो नेट जो प्रतिरोध मेरे पास मिलेगा वो हो जाएगा R3 प्लस R5। ये पूरी टर्म मैंने यहाँ रख दी है। अब यहाँ पर हम R1 R2 R3 की वैल्यू मुझे मालूम है, वो सब मैंने यहाँ रख दी और रख के जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे R इक्विवेलेंट का मान मिल जाता है 71.46 ओम। फिर से ये दोनों समांतर क्रम में R1 R4, R2 के साथ श्रेणी क्रम में, इनका पूरा संयोजन R5 के साथ समांतर क्रम में। अब ये पूरा चारों का प्रतिरोध का संयोजन R3 के साथ श्रेणी क्रम में, तो मुझे R इक्विवेलेंट का मान मिल गया 71.46 ओम। अब मैं ई इक्विवेलेंट के लिए थेवेनिन नियम से प्रियम से परिपथ बनाती हूँ। तो मैंने क्या किया, आपके पास जो परिपथ था उसमें मैंने ZL की जगह ओपन सर्किटेड दोनों रख दिए हैं और ओपन सर्किटेड करते ही यानी AB टर्मिनल को मैं यहाँ पे जब ओपन सर्किट करती हूँ तो ये चूंकि एक ही टर्मिनल जुड़ता है तो ये परिपथ से हट जाता है, तो जो मुझे परिपथ मिलता है वो इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ ये वाला परिपथ मिलता है। अब इस परिपथ में मेरे पास दो लूप हैं, इन दोनों लूपों में मैं किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाती हूँ और वोल्टा नियम लगा के R5 में बहने वाली धारा का मान निकाल लेती हूँ और उसके आधार पर I इक्विवेलेंट का मान मुझे मिल जाता है IR5 के बराबर। तो मुझे I निकालना है किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाकर लूप 1 और लूप 2 में। तो जब लूप 1 में मैं वोल्टा नियम लगाती हूँ तो मुझे मिलेगा I1 R1 प्लस R4 माइनस I R4 इज इक्वल टू E। तो यही मैंने यहाँ पर रखा है कि E इज इक्वल टू I1 R1 प्लस R4 माइनस I R4। दूसरे में चूंकि मेरे पास कोई भी दूसरे लूप में मेरे पास कोई भी स्रोत नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये मान मुझे मिलेगा I R2 प्लस R4 प्लस R5 और माइनस का I1 R4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि लो इसमें कोई भी नहीं है। तो ये दो समीकरण मुझे मिल गए मेरे पास दोनों लूपों से किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाकर। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए मैट्रिक्स बनाती हूँ। तो मैट्रिक्स मुझे मिल जाती है E0 R1 प्लस R4 माइनस R4 R2 प्लस R4 प्लस R5 I1 I। अब मुझे यहाँ I का मान चाहिए, तो I का मान हो जाएगा del 2 अपॉन del Z। तो del 2 अपॉन del Z यानी सेकंड को मैंने रिप्लेस कर दिया E0 से, डिवाइडेड बाय del Z। ये Z मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व कर लिया मैंने पूरे को और सॉल्व करने पर मेरे पास तो I का मान मुझे मिल गया, वो हो गया ER4 अपॉन R1 इंटू R2 प्लस R5 प्लस R4 प्लस R4 R2 प्लस R5। अब मुझे चाहिए I इक्विवेलेंट का मान। तो I इक्विवेलेंट का मान जैसे पहले मैंने देखा था कि इस परिपथ में थेवेनिन तुल्य परिपथ से मेरे पास I इक्विवेलेंट का मान होना चाहिए I इंटू, क्योंकि R5 के अक्रॉस होगा तो I इंटू R5। तो I इंटू R5 जब मैं लिखती हूँ तो यहाँ पर I का मान भी मैं निकाल चुकी हूँ, R5 से मैंने इससे गुणा कर दिया है और गुणा करके अब मेरे पास R1 R2 R3 के जो मान मुझे दिए गए थे प्रश्न में वो मैंने यहाँ सब रख दिए और रखने पर मुझे मिल जाता है E इक्विवेलेंट का मान 13.14 वोल्ट। अब 13.14 इक्विवेलेंट मेरे पास है, तो प्रतिरोध लोड की स्थिति में जो मेरे पास आएगा अधिकतम शक्ति संचरण के जो आएगा वो प्रतिरोध तो R इक्विवेलेंट के बराबर होगा यानी 71.46 ओम होगा और जो निर्गत शक्ति होनी चाहिए वो होगी I स्क्वायर RL से मैं निकालूंगी। तो निर्गत शक्ति के लिए I का मान मैंने रख दिया है, I का मान होगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस ZL का होल स्क्वायर इंटू RL और यहाँ भी तुलित लोड के लिए ZL का मान R इक्विवेलेंट के बराबर है यानी ZL RL है और RL का मान R इक्विवेलेंट के बराबर है। तो ये सब मैंने मान यहाँ रख दिया, तो मुझे मिल जाता है इक्विवेलेंट का स्क्वायर अपॉन 4 इक्विवेलेंट। तो यानी थेवेनिन तुल्य परिपथ से अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो इक्विवेलेंट का मान मुझे पता है, R इक्विवेलेंट का मान मैं निकाल लिया है, दोनों मानों को मैंने यहाँ रख दिया। इक्विवेलेंट का मान मुझे मिला था 13.14 वोल्ट और R इक्विवेलेंट का मिला था 71.46। इक्विवेलेंट का मान था 13.14 वोल्ट और R इक्विवेलेंट का मान था 71.46 ओम। ये मैंने यहाँ रख दिए हैं और सॉल्व करती हूँ तो अधिकतम शक्ति मुझे मिल जाती है 0.604 वाट। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है कि यहाँ पर अधिकतम शक्ति संचरण के लिए ZL का मान निकालना है और प्रतिरोध प्रतिबाधा के घटक निकालने हैं। तो ये यहाँ पर संयुग्मी होना चाहिए ZL इसका, इसलिए संयुग्मी है, इसलिए प्लस की जगह मैंने साइन कर दिया यहाँ माइनस का। पहला घटक मेरा प्रतिरोधात्मक घटक है, दूसरा प्रतिघात्मक घटक है और चूंकि ये माइनस का है इसलिए ये धारितीय प्रतिघात होगा, जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में भी देखा है। तो धारितीय प्रतिघात है इसलिए मेरे पास मान मिल जाएगा मुझे कि XC इज इक्वल टू मुझे मिल जाता है और वो मिल जाता है
कि माइनस जे, क्योंकि 1 है इसलिए माइनस जे इज इक्वल टू 1/j ओमेगा सी, या फिर माइनस जे अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू माइनस जे। तो यहाँ से सी का मान मुझे मिल गया 1 ओमेगा फैरेड। तो शक्ति का मान अधिकतम मुझे निकालना है, तो शक्ति अधिकतम होगी Eg² अपॉन 4RL। या RL या Rg एक ही चीज़ है मेरे पास दोनों स्थितियों में, क्योंकि अधिकतम शक्ति में RL और Rg बराबर हो जाता है। तो मुझे मिल जाता है Eg का मान मैंने रख दिया 20 का है मान, RL का मान मेरे पास 1.5 ओम है, मैंने दोनों मान रख दिए, इसको सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास अधिकतम शक्ति जो संचित होकर आई वो हो जाएगी 66.67 वाट। धन्यवाद।